गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास का हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8 हास्याकरण से निपटना, जिसमें अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से दलित परिवार जो है रत्नम का, उसकी स्टोरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि वो कैसे जो है गलत जो प्रथा चल रही थी कि कोई बड़ा त्यौहार उनके गांव में मनाया जाता है, उसमें पुजारियों के पैर धोकर उसका धोवन जो है उससे नहाना पड़ता है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के परिवार को ये काम दिया हो। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 के बारे में। उसमें क्या है, 1989 जो नियम बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जो ऊंची जाति के लोगों के द्वारा भेदभाव या हिंसापूर्ण जो व्यवहार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर किया जाता था, उनको एक सहारा दिया गया था इस कानून के अंडर कि वे अपनी आवाज़ उठाकर इसमें जो है अपने लिए न्याय जो है वो मांग सकते हैं। आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदिवासियों और नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के जो परिवार थे उनके द्वारा जो है दुर्व्यवहार और अपमान जो है सहना पड़ता था। बार बार यही घटनाएं दोहराई जा रही थी, जिस कारण से जो दलित थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, जनजाति के लोग थे, उन्होंने अपने लिए इंसाफ मांगा और कानून जो है वो पारित किया गया, जिसको अधिनियम 1989 के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से जो शोषण के विरुद्ध जो कानून है वो बनाए गए। उसमें अगर हम देखें तो पहला जो शोषण जिस तरीके से किया जाता था वो था 70 और 80 के दशक में आदिवासियों के ऊपर जो है पाबंदियां लगी हुई थी, जिसको वो हटाना चाहते थे। आदिवासियों को भी जो है अपने आप को ताकतवर दिखाना था। सामाजिक गुटों में जो है उनके गुस्सा उत्पन्न हो गया, वो जो है उन्होंने एकजुट होकर इसके खिलाफ जो है लड़ना शुरू कर दिया, और जिसके फलस्वरूप लंबी लड़ाई के बाद जो है उन्हें इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची जो है वो दी गई। इसमें से कई अपराध तो इतने भयानक है जिनके बारे में सोच कर भी जो है दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जनज्ञ कृत्य कर सकते हैं, मतलब कि कितने गलत काम कर सकते हैं अगर नॉर्मल जो है इंसान भी देखा जाए तो पहला जो इसमें जो पॉइंट उठाया गया था वो था पहली अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वे जो कानून का सहारा ले सकते हैं और उनको सजा दिला सकते हैं। और इसमें जो और पॉइंट है उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को जो है उनको निवस्त्र कर घुमाने या फिर निवस्त्र करने, उनको जो है उनके ऊपर किसी भी तरीके की कालिक लगा के घुमाने या फिर और ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो उसके अगेंस्ट इसमें उनको न्याय मिलता है। इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसमें दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। अगर उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जाता है या उनको गुलाम बनाकर रखा जाता है तो भी जो है इस कानून के अंडर उनको जो है सहायता मिलती है कानून की तरफ से। अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करना, खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवाता है तो भी उसे सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को। इसके साथ साथ जो है अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए भी दंडित किए जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती होती है तो उसके लिए भी जो कानून है उसमें प्रावधान जो है वो रखे गए हैं इस एक्ट के अंडर।
नेक्स्ट देखें आप पिक्चर में, यहाँ पर बताया गया है हाथ से मैला उठाने, मतलब कि गंद उठाने के लिए, कोई पशुओं का, इंसानों का मलमूत्र उठाने के लिए जो है लोगों को काम पर लगाया जाता था और इसीलिए उनको नीची जाति में रखा जाता था और उनको छुआछूत, मतलब कि छुआछूत का, अस्पृश्यता की जो है भावना रखी जाती थी और वही लोग जो है सिर पे ये मैला उठाते थे। पर 1993 में, और उनको इस काम के लिए 30 से 40 रुपए ही मिलते थे। ठीक है, नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 30 से 40 रुपए ही मिलते थे, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को और भी कम पैसा मिलता था। और संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। ठीक है, गुजरात में के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलेयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता था और मंदिर, सार्वजनिक सुविधाएं आदि इससे जो है दूर रखा जाता था। पर 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सेक्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट जो है वो पारित किया और ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया और इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर आज की सच्चाई का पता लगाएं, मतलब कि जो संख्या थी वो बढ़ कैसे रही है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो न्यायालय है उसने जो सरकारी विभाग थे उनको, संबंधित विभाग को जो है उन लोगों के लिए मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। उसमें क्या था, आदिवासियों की मांग थी कि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि उनकी ज़मीनों पे जो है कब्जा कर लिया गया, उन्हें ज़मीनें छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है, यह आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो उनके कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए और कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। ऐसा प्रावधान लाया जाए कि वो किसी और को ना बेचा जा सके। वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। मतलब कि सरकार भी साथ में जो है ऐसे कई काम करती है जिससे कि उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने की लोगों को वहाँ से बेदखल, मतलब कि जो जंगलों को आरक्षित घोषित करना या अभयारण्य जो है बनाना, उससे भी वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते,
उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, मतलब कि जिनको हटाया जा चुका है और वो वापस नहीं आ सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है। तो जो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए भी मामूली सा कोई खर्चा जो है सरकार को करना चाहिए, उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने से उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अधिकार या कानून जो है नीति वास्तव में लागू हो चुका है। मतलब कि सिर्फ लिख देने से ही कानून पारित नहीं हो जाता, उसको प्रावधान में अमल भी करना पड़ता है, लोगों की कोशिश अमल करना पड़ता है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाहे कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। मतलब कि ये जो है हमारे इतिहास से ही चलता आ रहा है कि जो है नीचे तबके के लोगों को दबाया जाता है, पर सिर्फ एक कागज़ पे लिख देने से कोई कानून या फिर कोई नीति पारित नहीं होती, वो लागू नहीं की मतलब कि जब तक उसको प्रोसेस पूरी तरह से नहीं किया जाए, जो कि अमल में ना लाया जाए, तब तक उसको लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो है वो सौदेबाजी आज भी होती है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और अति लघु प्रश्न और जो है आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनको भी सेंड करूँगी। उनको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और इस चैप्टर को अच्छे से एक बार और रीड आउट करना है और समझना है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक के बेस पे होगा। तो आपको चैप्टर को रीड करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।